मैं इम्तियाज़ अहमद यूट्यूब चैनल ITZ इंग्लिश में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्लास 12 के पोएट्री सेक्शन का दूसरा चैप्टर सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ पढ़ेंगे, जिसके पोएट हैं वाल्ट व्हिटमैन। कविता को पढ़ने से पहले आइए थोड़ी सी जानकारी हम लोग वाल्ट व्हिटमैन के बारे में ले लें। वाल्ट व्हिटमैन was a poet, an essayist and a journalist. वाल्ट व्हिटमैन कवि थे, एसेइस्ट निबंधकार थे, एंड अ जर्नलिस्ट और एक पत्रकार थे। ही इज कॉल्ड द पीपल्स पोएट। इस लाइन को अच्छी तरह से याद रखना है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एराइज होता है। ही इज कॉल्ड द पीपल्स पोएट, उन्हें लोगों का कवि कहा जाता है। ही वॉज वेरी इंडिविजुअल, वह बहुत ही इंडिविजुअल थे। इंडिविजुअल का मतलब होता है व्यक्तिगत, अर्थात अपनी राइटिंग के अकॉर्डेंस वाल्ट व्हिटमैन जो थे पर्सनल आइडियाज पर ज़्यादा फोकस करते थे। ही वॉज बॉर्न ऑन 31 मई 1819 इन वेस्ट हिल्स, न्यूयॉर्क, USA। उनका जन्म 31 मई 1819 ईस्वी को अमेरिका के USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के न्यूयॉर्क के वेस्ट हिल नामक जगह पर हुई थी। ठीक है। ही डाइड ऑन 26 मार्च 1892। उनकी मृत्यु 26 मार्च 1892 को हो गई। अब आइए थोड़ी सी जानकारी हम वाल्ट व्हिटमैन के माता पिता के बारे में प्राप्त करें। ये जो चित्र आप देख रहे हैं, ये वाल्ट व्हिटमैन के पिता हैं। इनका नाम वाल्टर व्हिटमैन था, जो बाई बर्थ एक इंग्लिश थे, यानी कि इंग्लैंड के रहने वाले थे, और बाई प्रोफेशन ये एक कारपेंटर थे। स्क्रीन पर जो आप पिक्चर देख रहे हैं, ये वाल्ट व्हिटमैन की माता हैं। इनका नाम था लुइजा वैन वेस्लर, जो एक डच थीं। ये जो डच है, पहले का जो हॉलैंड हुआ करता था, जिसे आजकल हम लोग नीदरलैंड के नाम से जानते हैं, ये लुइजा वैन वेस्लर नीदरलैंड से बिलोंग करती थी। यानी कि बाई बर्थ ये नीदरलैंड की थीं, और हॉलैंड के निवासी को डच कहा जाता था। तो लुइजा वैन वेस्लर वाल्ट व्हिटमैन की माता बाई बर्थ एक डच थीं। वाल्ट व्हिटमैन के पिता का नाम वाल्टर व्हिटमैन, माता का नाम लुइजा वैन वेस्लर। अब आगे पढ़ते हैं। दे हैड 9 चिल्ड्रेन, मतलब उनके 9 संतान थे। व्हिटमैन वाज सेकेंड एमॉन्ग देम। व्हिटमैन जो थे उनमें से 9 में से दूसरे क्रम पर थे। व्हिटमैन स्टार्टेड हिज वर्क एज अ कारपेंटर एट द एज ऑफ 12। व्हिटमैन ने 12 वर्ष की आयु में बढ़ई का काम शुरू किया। लेटर ही बिकेम अ टीचर एंड एन एडिटर, और बाद में वो शिक्षक बने और एक संपादक, एडिटर बने। ही वर्कड एज ए वॉलेंटियर। ये वॉलेंटियर जो है, वॉलेंटियर का मतलब होता है स्वयं सेवक, यानी कि स्वयं से सेवा देने वाला, जो अपनी सेवा के लिए कोई चार्ज नहीं लिया करता है। तो अमेरिका में जो सिविल वार हुआ था 1861 में, उसके दौरान वाल्ट व्हिटमैन ने वॉलेंटियर का काम किया था, स्वयं सेवक थे। ही वर्कड एज अ वॉलेंटियर ड्यूरिंग सिविल वार। सिविल वार के दौरान उन्होंने
वॉलेंटियर का भी काम किया, स्वयं सेवक भी बने। अब आइए थोड़ी सी हम बात करते हैं वाल्ट व्हिटमैन के क्रिएशन के बारे में, उनकी रचनाओं के बारे में। तो ये जो आप चित्र देख रहे हैं लीव्स ऑफ ग्रास, ये वाल्ट व्हिटमैन की सबसे प्रसिद्ध रचना है। लीव्स ऑफ ग्रास इज द बेस्ट क्रिएशन ऑफ वाल्ट व्हिटमैन। मतलब लीव्स ऑफ ग्रास जो ये पुस्तक देख रहे हो, ये पुस्तक वाल्ट व्हिटमैन की सबसे बेहतरीन रचना है, क्रिएशन है। इट इज अ कलेक्शन ऑफ हिज ऑल पोएम्स। ये उनकी सारी कविताओं का संग्रह है, कलेक्शन है। इट वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1855। पहली बार यह पुस्तक 1855 में पब्लिश हुई, प्रकाशित हुई। ठीक है। वाल्ट व्हिटमैन इज नॉन एज द फादर ऑफ फ्री वर्सेस। ये फ्री वर्सेस जो है, फ्री का मतलब स्वतंत्र होता है और वर्स का मतलब होता है छंद। कविताओं की जो पंक्तियां होती हैं उन्हें हम छंद कहते हैं, वर्ष कहते हैं। तो वाल्ट व्हिटमैन एक ऐसे कवि हैं जिन्होंने अपनी कविताओं में राइम का लिहाज नहीं रखा है। राइम का मतलब होता है तुकबंदी, यानी कि हम रदीफ और काफिया जो मिलाते हैं शेर व शायरी के अंदर, इसका इन्होंने ज़रा भी ख्याल नहीं किया, बल्कि अपनी पंक्तियों को इन्होंने फ्री रखा, फ्री वर्सेस। ठीक है। तो वाल्ट व्हिटमैन इज नॉन एज द फादर ऑफ फ्री वर्सेस। वाल्ट व्हिटमैन को स्वतंत्र छंदों का पिता के रूप में जाना जाता है। ही डिडंट बिकम फेमस ड्यूरिंग हिज लाइफ। जीवन काल के दौरान उन्हें प्रसिद्धि नहीं मिली। ही गॉट रिपुटेशन। उन्होंने प्रसिद्धि प्राप्त किया आफ्टर हिज डेथ, अपने मृत्यु के बाद। मतलब वाल्ट व्हिटमैन को अपने जीवन काल में रचनाओं के माध्यम से प्रसिद्धि नहीं मिली, उन्हें ख्याति प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन मरने के बाद उन्हें प्रसिद्धि प्राप्त हुई। ठीक है। ये रहा वाल्ट व्हिटमैन का बायोग्राफी। ठीक है। अब आइए देखते हैं कि इस कविता के अंदर कवि क्या कहना चाहता है, मतलब इस कविता का थीम क्या है। कंक्लूजन ऑफ द पोएम, कविता का सारांश। ठीक है। द पोएम गिव्स अ कंसेप्ट। कविता एक विचारधारा प्रदान करती है ऑफ पर्सनल आइडियाज, व्यक्तिगत विचारों का। यानी कि इस कविता में व्यक्तिगत विचारों की एक विचारधारा प्रस्तुत की गई है। इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट द आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंडिविजुअल एंड वननेस ऑफ मैनकाइंड। इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट द आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंडिविजुअल। यह व्यक्तिगत परिचय के बारे में भी बात करती है। यह कविता जो है इंडिविजुअल यानी कि व्यक्तिगत परिचय के बारे में बात करती है, बताती है कोई चीज़ एक व्यक्तिगत है तो क्या है। एंड वननेस ऑफ मैनकाइंड, और मानवता का जो वननेस है, यानी कि मानवता का जो धर्म है, एक है सारे मानवता का, इसके बारे में ये कविता बताती है। इट एक्सप्लेन्स डेट ऑल मैन हैव बीन क्रिएटेड सेम। यह कविता एक्सप्लेन करती है, वर्णन करती है कि सारे मनुष्य, ऑल मैन हैव बीन क्रिएटेड, बनाए गए हैं, कैसे, सेम, बिल्कुल एक जैसा। यह कविता एक्सप्लेन करती है कि सारे मनुष्यों को एक बनाया गया है। मतलब मनुष्य सारे एक जैसे हैं, कोई बड़ा कोई छोटा, अमीर गरीब, गोरा काला कोई नहीं है। ऑल मैन हैव बीन क्रिएटेड सेम, सारे मनुष्यों को एक समान बनाया गया है। ठीक है। अब आइए चलते हैं कविता के तरफ। कविता की पहली पंक्ति है, एक्चुअल मैं बता लूँ कि कवि जो है कविता के अंदर अपने आप को बिल्कुल बिंदास दिखाना चाहता है, बिना फिक्र का। ठीक है। और बिंदास दिखाने के क्रम में पहली पंक्ति लिखते हैं कि आई सेलिब्रेट माई सेल्फ। माई सेल्फ का मतलब स्वयं, मैं खुद को सेलिब्रेट करता हूँ। सेलिब्रेट का मतलब जश्न मनाना, उत्सव मनाना।
यानी कि मैं खुद को उत्सव मनाता हूं, एंड सिंग माई सेल्फ, और खुद को गाता हूं। ठीक है, कवि जो है बिंदास लहजे में कहता है कि मैं खुद को सेलिब्रेट करता हूं, दूसरे को नहीं। किसी सेलिब्रेशन के लिए मैं किसी दूसरे को नहीं बुलाता हूं, बल्कि जब सेलिब्रेट करना होता है तो खुद को सेलिब्रेट करता हूं और खुद को गाता हूं, दुनिया की नहीं गाता हूं। ठीक है, एकदम बिंदास लहजा है कवि का। आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ, मैं खुद को सेलिब्रेट करता हूं और खुद को गाता हूं। एंड वॉट आई अज्यूम यू शैल एज्यूम, एज्यूम का मतलब होता है मानना, और कवि कहता है कि मैं जो एज्यूम करता हूं, जो मानता हूं, यू शैल एज्यूम, वैसा तुम भी मानोगे। कवि कहना चाहता है कि जैसी मेरी विचारधारा है, जैसा मेरा आइडिया है, ठीक वैसी ही विचारधारा, वैसी ही आइडिया को आप भी मानोगे। क्यों मानोगे, उसका रीजन आगे की पंक्ति में, फॉर एवरी एटम बिलोंगिंग टू मी एज गुड बिलोंग्स टू यू। कवि कहता है कि मैं जिसको एज्यूम करता हूं, जिसको मानता हूं, उसे तुम भी एज्यूम करोगे। ऐसा क्यों, इसलिए कि एवरी एटम बिलोंगिंग टू मी, यानी कि मेरे शरीर का हर एक कण, एटम जो मुझ में है, बिलोंग करता है मुझ में, एज गुड बिलोंग्स टू यू, वैसा ही कण तुम्हारे अंदर भी है। मतलब कवि कहना चाहता है कि जिन तत्वों से मैं बना हूं, जिन तत्वों को मैं बिलोंग करता हूं, वही तत्व तुम भी बिलोंग करते हो। अर्थात जिन तत्वों से मैं बना हूं, उन्हीं तत्वों से तुम्हारा भी निर्माण हुआ है। इसलिए मैं जिसको एज्यूम करता हूं, जिसको मानता हूं, उसे तुम भी मानोगे। ठीक है, ये रहा आपके इस कविता का पहला स्टैंजा। अब आइए दूसरे स्टैंजे की तरफ। यहां कवि कहता है लोफ, आई लोफ। लोफ का मतलब होता है भटकना ना, और इनवाइट का मतलब होता है आमंत्रित करना। अब देखिए बिंदास लहजे का कवि आगे क्या कहता है कि आई लोफ, मैं भटकता हूं। इसका मतलब मैं इधर उधर घूमता हूं। एंड इनवाइट माई सोल, और मैं अपनी आत्मा को आवाज देता हूं, इनवाइट करता हूं, आमंत्रित करता हूं। ठीक है, कवि कहता है कि मैं भटकता हूं और फिर अपनी आत्मा को आमंत्रित करता हूं। फिर क्या करता है कि आई लीन, आई लीन, लीन का मतलब होता है सहारे से बैठ जाना, झुक जाना। आई लीन, मैं बैठ जाता हूं, झुक जाता हूं। एंड लोफ एट माई इज, और फिर भटकता हूं। कभी कहता है कि कभी मैं बैठ जाता हूं और फिर कभी भटकता हूं। भटकने के क्रम में क्या करता हूं, ऑब्जर्विंग अ एस्पियर। एस्पियर का मतलब होता है किसी वस्तु का टॉप, टॉप जो होता है, जो नुकीला होता है, उसको हम एस्पियर कहते हैं, जैसे कि भाला। तो कवि कहता है कि मैं बैठ जाता हूं और फिर भटकता हूं। भटकने के क्रम में जब बैठता हूं तो क्या करता हूं कि ऑब्जर्विंग, महसूस करता हूं। किसको, अ एस्पियर। एस्पियर का मतलब नुकीले भाग को मैं ऑब्जर्व करता हूं। किस चीज का, ऑफ समर ग्रास, ग्रीष्म ऋतु के घास को। मतलब कभी कहना चाहता है कि कभी मैं बैठ जाता हूं, फिर कभी भटकने लगता हूं, और जब बैठता हूं तो ग्रीष्म ऋतु का जो नुकीला घास होती है, उसका टॉप जो होता है नुकीला, उसको मैं एहसास करता हूं, उसकी चुभन का मुझे अंदाजा होता है। अब आगे कभी कहता है कि माई टोंग, मेरी जबान, एवरी एटम ऑफ माई ब्लड, मेरे रक्त का एक एक कण, एवरी एटम, फॉर्म्ड, बनी हुई है, फ्रॉम दिस सॉइल, इस मिट्टी से, दिस एयर, इस हवा से। देखिए ये कवि जो है ये बताना चाह रहा है इस पंक्ति में कि मेरी रचना जो हुई है ये अमेरिका की हवा से, अमेरिका की मिट्टी से हुई है। कह रहा है कि माई टोंग, एवरी एटम ऑफ माई ब्लड, मेरी जबान, मेरे रक्त का एक एक कण, एवरी एटम, फॉर्म्ड फ्रॉम द सॉइल, द एयर, इसी हवा से, इसी मिट्टी से बनी हुई है। ये तय कर लीजिए
कि कवि की जो रचना हुई है कहाँ से हुई है, तो अमेरिका से, यानी कि पोएट जो है अमेरिकन है और अपने देश की प्रशंसा में क्या कहते हैं कि मेरे अस्तित्व की रचना अमेरिका की हवा से और अमेरिका की मिट्टी से हुई है। सिर्फ मेरी ही नहीं, बॉर्न हेयर ऑफ पेरेंट्स, इसी मिट्टी ने मेरे पेरेंट्स को, माता पिता को जन्म दिया। बॉर्न हेयर फ्रॉम पेरेंट्स द सेम, और फिर उनके माता पिता को भी इसी मिट्टी ने जन्म दिया। एंड देयर पेरेंट्स द सेम, और फिर उनके माता पिता को भी इसी मिट्टी ने जन्म दिया। ये 3 जनरेशन पीछे की बात चली गई। कवि जो है अपने पीछे 3 पीढ़ियों की बात करता है। पहली बार में कहता है कि मेरी रचना जो हुई है, मेरे अस्तित्व की जो रचना हुई है अमेरिका की हवा से और मिट्टी से हुई है। फिर मेरे माता पिता को भी इसी मिट्टी ने बनाया, और फिर उनके माता पिता भी इसी मिट्टी से जन्मे, और फिर उनके माता पिता भी इसी मिट्टी से जन्मे। इसका मतलब कि जब एक ही मिट्टी से, एक ही हवा से ये 3 पीढ़ियां बनी हैं, तो इनके बीच एक प्रकार का कनेक्शन है, और कनेक्शन बता रहा है कि ऑल मेन हैव बीन क्रिएटेड सेम, कि सारे मनुष्यों को एक जैसा बनाया गया है। ठीक है, तो अमेरिका की हवा ने, अमेरिका की मिट्टी ने कवि को तो भाई बना दिया। अब कवि कहता है कि आई नाउ 37 ईयर्स ओल्ड। अब कवि कहता है कि मैं अब 37 साल का हो गया हूं, इन परफेक्ट हेल्थ। परफेक्ट का मतलब पूर्ण, यानी कि अच्छी सेहत के साथ अब मेरी आयु 37 वर्ष की हो गई है। कवि कितने वर्ष का है? 37 वर्ष का। स्वास्थ्य कैसी है? तो परफेक्ट है, यानी कि कवि का सेहत अच्छा है। बिगिन, शुरू करता हूं, क्या? होपिंग, उम्मीद करना। कवि कहता है कि मेरी आयु अब 37 साल की है, मेरी सेहत अच्छी है, और मैं उम्मीद करता हूं क्या? टू सीज, कि मैं इसको रोक के रखूंगा। सीज का मतलब होता है जब्त करना, रोकना। मैं उम्मीद करना शुरू करता हूं कि मैं इसको रोक करके रखूंगा। किसको? सेहत को। कब तक? नॉट टिल डेथ, जब तक के मृत्यु ना हो जाए। कवि कहता है कि अब मेरी आयु 37 साल की है और सेहत अच्छी है। मैं उम्मीद करता हूं कि अच्छी सेहत को मौत तक, मृत्यु काल तक रोक करके रखूंगा, यानी कि मरने के समय तक कवि स्वस्थ रहना चाहता है। ठीक है, अब आइए थोड़ा सा हम देखें कि ये जो आइडियाज़ हैं पर्सनल, धर्म के बारे में और विचारधारा के बारे में, इसके बारे में कवि क्या कहता है। क्रिएट्स एंड स्कूल्स इन एवियंस। एवियंस का मतलब होता है रुकावट, बाधा। क्रिएट्स का मतलब होता है धर्म। स्कूल्स का मतलब होता है विचार। तो क्रिएट्स एंड स्कूल्स, धर्म और विचारधाराएं जो होती हैं, धार्मिक जो मान्यताएं होती हैं, जो विचारधाराएं होती हैं, इन एवियंस, वो बाधा होती हैं, रुकावट होती हैं। ठीक है, रुकावट। रिटायरिंग बैक और वाइल सुफिशिएंट, और थोड़ा पीछे, थोड़ी देर के लिए ये सुफिशिएंट होती हैं, पर्याप्त होती हैं। कवि कहना चाहता है कि धर्म जो है या फिर हमारी जो आस्था है, ये एक रुकावट होती है, और कुछ पहले, कुछ देर के लिए ये पर्याप्त होती हैं। एट व्हाट दे आर बट नेवर फॉरगॉटन। मतलब कवि बताना चाहता है कि हमारी जो धार्मिक आस्था होती है, जो विचारधारा होती है, वो रुकावट होती है, और कुछ पहले पर्याप्त तो होती हैं, ऐसी होती हैं जिनको हम कभी भूल नहीं पाते हैं। ठीक है, धार्मिक जो विचारधाराएं होती हैं, इनको हम कभी भूल नहीं पाते हैं। आगे कवि कहता है कि आई हार्बर फॉर गुड और बैड। हार्बर का मतलब भरोसा रखना, बिलीव करना। आई हार्बर फॉर गुड और बैड, मैं अच्छे और बुरे में विश्वास करता हूँ। मतलब कवि दोनों तरफ विश्वास करता है, अच्छे में भी और बुरे में भी। आई परमिट टू स्पीक, मैं खुद को बोलने की अनुमति देता हूँ। एट एवरी हैजार्ड, हैजार्ड का मतलब संकट, विपत्ति।
मुसीबत। कवि कहता है कि मैं हर हैजार्ड में, हर संकट में खुद को बोलने की अनुमति देता हूँ, यानी कि परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, कठिन हो, सुलभ हो, मैं खुद को बोलने की अनुमति देता हूँ, यानी कि मैं खुद को बोलने से रोक नहीं पाता हूँ। नेचर विदाउट चेक विद ओरिजिनल एनर्जी, और मैं बोलता हूँ जो मुझे एनर्जी मूल रूप से मिला हुआ है प्रकृति की तरफ से, मैं उस एनर्जी, ओरिजिनल एनर्जी के साथ बेधड़क बोलता हूँ, बेहिचक बोलता हूँ। ठीक है, ये रहा कविता का एक्सप्लेनेशन। मुझे पूरा भरोसा है कि ये एक्सप्लेनेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा, बातें समझ में आई होंगी। अगर बातें पूरी तरह से नहीं समझ में आई हों तो आप इस वीडियो को दोबारा देख लें। साथ ही साथ अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन से वंचित ना रहें।